नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जानकी का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वो पैसे भेजने लगा तो जानकी ने हर चीज़ को ताला लगा दिया और पोते दूध और चीज़ खाने को तरस गए। और जब उनकी बेटी आती तो उसे थैले भर भर कर चीज़ें देती और उसके लिए अच्छे पकवान पकवाती, तो पोते हसरत भरी नज़रों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो जानकी ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें खूब गालियाँ दी। बहू और पोतों की हालत भिखारियों जैसी कर दी। 2 साल बाद जानकी का बेटा घर आया तो उसने बेटे के लिए पनीर बनवाया। जब बाप ने बच्चों के आगे पनीर परोसा तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि जानकी एयरपोर्ट के लॉज में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी हुई उसकी बहू दिया उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियाँ दे रही थी, मगर जानकी के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और दिया का पति मोहित आज दुबई जाने के लिए रवाना हो गया था। मोहित दुबई ना जाता तो और क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा मुमकिन ना था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चे, साथ में माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो भी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में मोहित की मामूली सी सैलरी में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहाँ जाकर कुछ समय में अच्छी रकम कमाकर घर भेजूंगा और कुछ जमा करूँगा, जिससे वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे परिवार में कैसी तबाही लाने वाला है। दिया के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर दिख रहा था। छोटा अनमोल तो सिर्फ 4 साल का था। बाप जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वह मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? अनमोल के सवाल पर तो दिया का दिल जैसे फट कर रह गया था। अनमोल से सिर्फ 1 साल बड़ा यश चुप था। मोहित को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। जानकी ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन लोगों ने पार्किंग का रुख किया जहां उनके किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। मोहित से छोटा कैलाश गाड़ी को ड्राइव कर लेता था, इसलिए वो आगे बैठ गया। दिया और जानकी पीछे बैठ गई। दिया के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी के पूरे रास्ते जानकी ने दिया से कोई बात नहीं की। दिया के लिए वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी। सास की ये नापसंदगी तो वो उस दिन से झेल रही थी जिस दिन से मोहित उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। जानकी को शुरू से ही इस बात का गुस्सा था कि मोहित ने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि दिया से की, जो दूसरी बिरादरी से थी। मगर मोहित ने कभी उनकी बात को अहमियत ना दी थी। जानकी मोहित के सामने तो दिया के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, मगर असल सच्चाई दिया ही जानती थी। मोहित के घर से निकलते ही जानकी तानू और बानू से उसका जीना हराम कर देती थी। अब भी दिया दिल ही दिल में डरी हुई थी कि मोहित के यहाँ से बाहर जाने के बाद जानकी ना जाने उसका क्या हाल करेगी, मगर वो मजबूर थी, इसलिए चुप बैठी थी। दिया की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही जानकी ने उठते बैठते दिया को सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही मनुष्य है, वरना औरत तो लक्ष्मी का रूप होती है। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूरन मेरा बेटा दूसरे प्रदेश की खाक छानने चला गया है। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो दिया का दिल जल जाता। मोहित से शिकायत लगाती तो वो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बात बेचारी दिया को ही सुननी पड़ती थी। मोहित को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो बहुत जल्द अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया जब मोहित ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसने अपने छोटे भाई कैलाश के अकाउंट में भेजे थे। उसने लाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दिए। जानकी बार बार लाल और हरे नोटों को गिनती। उसे यकीन न आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक अनमोल को सुलाकर कमरे से बाहर निकली हुई दिया ने ये दृश्य देख लिया। अभी वह जानकी से सवाल करने ही वाली थी कि ये पैसे क्या मोहित ने भेजे हैं, कि अचानक जानकी ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। दिया हैरान रह गई, मगर कुछ न बोली। जानकी ने फौरन अपने चेहरे के भाव गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो गया है, 1 कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए भी कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज सीमा को भी खाने पर आना है। सीमा उसकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यहीं बैठ जाना उसका काम था।
दिया जानकी से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फीस ज़रूरी थी, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो जानकी से पैसों के बारे में पूछे। ऊपर से सीमा के आने का सुनकर उसे और टेंशन में डाल दिया। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। जानकी कैलाश के साथ खुसर पुसर करके कोई बात कर रही थी। दिया जानकी को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। जब कैलाश बाजार से लदा फदा वापस आया, उसके हाथ में पैकेट ही पैकेट थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई, ना जाने क्या कुछ वह उठाकर लाया था। दिया इतना सामान देखकर तो हैरानी रह गई। इतना सब कुछ तो उसके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आया करता था। आज जानकी ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही जानकी टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं, इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। दिया के सवाल पर जानकी ने एकदम तड़क कर उसे जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो, और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मंगाऊँ, जितना मंगाऊँ, वो घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो कान खोलकर सुन लो, वो तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे मोहित की कमाई है, और उसने वो मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और माँ के घर चली जाओ। जानकी की इतनी कड़वी बात सुनकर दिया तो हक्का बक्का रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया था। वो समझ गई थी कि जानकी मोहित के जाने से और भी शेर हो गई है। वो चुपचाप किचन में वापस चली आई और खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर के बाद अनमोल उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया था। कैलाश बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। दिया ने एक उम्मीद भरी नज़र उसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को ले ले तो वो सुकून से खाना बना ले, मगर कैलाश ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए अनमोल को संभालने के साथ साथ दिया ने 2-3 डिश बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जा कैलाश जल्दी जा, दरवाज़ा खोल, बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। जानकी ने कैलाश को भगा दिया। वो भी लपक कर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खुला और मेकअप से पुती हुई सीमा अंदर आई। उसने भारी भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही, इतनी देर लगा दी मेरी बच्ची, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जानकी ने प्यार से सीमा से पूछा तो जवाब एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटक कर बोली, क्या बताऊँ माँ, शुभम की माँ को तो सवाल जवाब की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ। मुझसे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला कौन बताए, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? बोल आई हूँ शुभम को, खुद ही कुछ लाकर खिला देंगे। एक अदा से कहती हुई वो टांग पर टांग रखकर बैठ गई। जानकी बेटी पे तो सत्य वारी जाने लगी। थोड़ी देर के बाद दिया ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। जानकी सीमा को लेकर डाइनिंग पर आ बैठी। दिया ने बहुत अच्छा खाना डाइनिंग पर लगा दिया। तभी अनमोल और यश दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। दिया बेटों को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। अनमोल पनीर का शौकीन था, मगर क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर पकाया है तो वो शौक के मारे लपक कर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। दिया ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी जानकी ने अचानक हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। दिया दहल कर रह गई। अनमोल और यश भी डर कर रोने लगे। दिया फटी फटी नज़रों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया ये पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्जी से खाना पकेगा और जिसे चाहूँ उसे खिलाऊंगी। आज का खाना सीमा के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। दिया डर के मारे दंग होकर रह गई थी। यश अपनी दादी का ये रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया, जबकि अनमोल खाना मांगते हुए लगातार रोए जा रहा था। सीमा और कैलाश ने कुछ नहीं कहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खाना खा रहे थे। दिया की आंखों में आंसू आने लगे। वो खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी सीमा ने जानकी को देखा और बोली, माँ छोड़े ना आप भी, किन लोगों के मुंह लगती हैं, खाना खाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। जानकी लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। दिया दिल मरोड़ कर रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दिया। मगर ये सिर्फ उसी दिन की कहानी ना थी।
इसके बाद तो जैसे ये रोज़ की कहानी हो गई। घर में खुले पैसे आते, मोहित हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर मजाल है कि पैसों में से एक ढेला भी दिया को मिल जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद दिया भी रुपये रुपये को तरस रही थी। घर में दूध आता तो जानकी अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख देती। पकाने के लिए जो कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े रहकर पकवाती, मगर मजाल है कि अच्छा खाना दिया या उसके बच्चे खा सकते। उसके लिए दाल आलू की सब्जी मंगवाई जाती। जानकी दिया से ना जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसकी शकल से ही नफरत हो गई थी। दिया के बच्चों के साथ भी जानकी का व्यवहार बुरा था। उस दिन अनमोल को बहुत तेज़ बुखार था, उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। दिया के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे ना थे। उसने जानकी से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ दिया को बहुत गुस्सा भी आया। वो बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई तो दी, मगर साथ में ये भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देने को भी मना किया है। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस और दूध वगैरह दो। दिया जानती थी कि वो बच्चों को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और उसके बच्चों का कोई अधिकार नहीं था। घर आते ही उसने पीसीओ से मोहित को फ़ोन मिलाया। दिया के पास तो अपना कोई मोबाइल भी नहीं था। मोहित के दुबई जाने के बाद आज पहली बार था कि दिया जानकी के गैर मौजूदगी में मोहित से बात कर रही थी। दिया ने दबे दबे शब्दों में मोहित को अनमोल की बीमारी और जानकी के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर मोहित उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं दिया, कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछूं कि कुछ पैसे जमा किए हैं तो वो यही कहती है कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती नहीं। मुझे बताओ दिया, मैं क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ दुबई में बैठा बस पैसा ही कमाता रहूँगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्चियाँ करती रही और डेली पनीर और अच्छे पकवान पकाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही तो बताओ बचत किस तरह करोगी? मोहित तो बिना सुने बोलता ही चला गया। दिया हक्का बक्का से सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आता था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध की बजाय उसके बच्चे तो 1 घूंट दूध को भी तरस गए हैं। अनमोल खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की जानकी ने अनुमति नहीं दी। अगले ही दिन सीमा आ गई। जानकी ने लंबा चौड़ा मेन्यू दिया के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, और खुद सीमा को लेकर मार्केट चली गई। रात तक दिया थक चुकी थी। सीमा के लिए खाना बना बनाकर उसकी कमर दर्द करने लगी थी। बच्चे अलग परेशान कर रहे थे। जिस समय जानकी वापस आई उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। थोड़ी देर के बाद दोनों लॉन्च में अपनी शॉपिंग खोलकर बैठ गई। जानकी ने सीमा को और उसके बच्चों की शॉपिंग करवाई थी। कॉटन के खूबसूरत प्रिंटेड सूट थे। दिया ने बेध्यानी में देखा और फिर नज़र हटाना ही भूल गई। उसने हाथ से अपने कुर्ते का वो हिस्सा छुपा लिया जहां उसने जोड़ लगा रखा था। मोहित के दुबई जाने से पहले तो उसके हालत कभी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वो उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपने शादी के ही कपड़ों में गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा है तब भी वो फटे पुराने ही कपड़े पहनने पर मजबूर थी। और उसके सामने उसकी ननद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उसके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। जानकी एक एक खिलौना उठाकर सीमा के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वो जब खेलने लगा तो जानकी बड़ी खुश होती, तभी अंदर से अनमोल निकल कर आ गया। वो भी खिलौने मांगने लगा। दिया उसे चुप कराने लगी। वो मासूम बच्चा था। उसने जब सीमा के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौने की मांग करने लगा। तभी जानकी ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नज़र मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटों से तो हजम ही नहीं होता कि कोई खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूरे जा रही हो? आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोलों को भी अंदर से ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौने छीन ले? अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ और जाकर चाय बनाकर लाओ और इसके बाद खाना लगाओ। जानकी ने दिया को बुरी तरह से झिझक दिया। वो अपने आंसू पीते हुए अनमोल को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो नहीं था, मगर अपने बच्चों के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उस रात सीमा का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आमतौर पर तो वो देर से ही आता था। तब तक दिया अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती थी। उस समय वो किचन समेटकर अपने कमरे में जा रही थी जब उसने वो दृश्य देख लिया जिसने उसे हैरत के साथ साथ दुख में भी डाल दिया। जानकी जो अपने बेटे की औलाद पर एक पैसा लगाने से पहले भी 1000 बार सोचती थी, वो फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर सीमा को पकड़ा रही थी। सीमा पति को दिखाने के लिए
मामूली सा इनकार करती तो जानकी प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी, भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी ये चीज़ें यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं। दिया और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी, मुझसे तो इतना पनीर और सब खाया नहीं जाता। जाओ तुम ले जाओ अपने बच्चों को खिलाना। सीमा मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट पकड़ने लगी। दिया चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाहा कि वो अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। जानकी पलटी तो उसकी नज़र दिया पर पड़ गई। एक पल के लिए तो वो बौखला गई, मगर अगले ही पल वो दिया को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वो हुआ जिसका जानकी को बिल्कुल भी अंदाजा ना था। शाम के 5 बजे दरवाज़ा बजा। जानकी लॉज में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज़ लगा दी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि मोहित था। कंधे पर बैग डाले वो इतना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। जानकी उसे देखकर पहले तो सटपटा गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। मोहित भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। मोहित ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो दिया और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अंदर कमरे से अनमोल और यश खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में एक बहुत पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था जिसके लिए वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। मोहित ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटी छोटी नेकर और टी शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे। दोनों हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। मोहित ने उन्हें देखा तो पहचान ही नहीं पाया। जानकी ने उसे बच्चों की तरफ देखते हुए देखा तो सटपटा गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनाने के पैसे ही नहीं दिए थे। इससे पहले कि जानकी कुछ कहती, दिया किचन से निकल आई। वो मोहित को देखकर बहुत हैरान हुई थी। मोहित ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया। दिया भी मोहित को देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तभी मोहित की नज़र दिया के कुर्ते पर पड़ी। वो जगह जगह फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। मोहित के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना बच्चों का? ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो। और ये किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपये घर भेज रहा हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। मोहित से बर्दाश्त ना हुआ तो कहने लगा। दिया ने खामोशी से एक नज़र जानकी को देखा जो घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने के खातिर मोहित से पूछा कि वो आज रात क्या खाएगा। मोहित ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी। जानकी ने फौरन कैलाश को बाजार भेजा ताकि वह पकाने का सामान ले आए। मोहित फ्रेश होने चला गया। वहाँ से आया तो माँ के साथ बैठकर दुबई की बातें करने लगा। जानकी उसे देखकर खुश तो थी मगर घबराई हुई थी। दिया खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब दिया ने रात का खाना लगाया। जानकी ने बाउल में से मटर पनीर मोहित के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन में से यश और अनमोल बाहर निकले। मोहित ने आवाज़ देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों बाप के पास चले गए। मोहित ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही यश के आगे रखी वो एकदम उछलकर पीछे जा गिरा। अनमोल भी रोने लगा। विकास हक्का बक्का ये सारा दृश्य देख रहा था। यश डरी हुई नज़रों से जानकी की तरफ देख रहा था। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, क्या बात है यश, अनमोल, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? यश डरी हुई नज़रों से जानकी को देख रहा था। तभी यश जोर जोर से नहीं माँ सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती। अगर हमने यहाँ से पनीर का एक टुकड़ा भी खाया तो दादी हमें बहुत मारेगी और दाल भी नहीं खाने देगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल ही खानी है। डरे हुए स्वर में वो मासूमियत से बोलता चला गया। जानकी का मुँह खुला की खुला रह गया। मोहित कभी बच्चों को देखता और कभी माँ को। दिया भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैं ये मोहित। ये देखो तुम्हारी पत्नी ने पीठ पीछे इनको कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। जानकी ने साड़ी का पल्लू मुँह पर डाला और रोने लगी। दिया चुपचाप खड़ी थी। अनमोल अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। दिया ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहित कभी अपने बच्चों को और कभी अपनी पत्नी के हालात देखता और कभी माँ को देखता। वो महंगा सूट पहने हुए थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, मगर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मोहित ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उनकी माँ हर बार फ़ोन पर उसे बताया करती थी। वो खामोशी से उठा और दिया के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारियों की तलाशी ले ली। उसे कहीं एक पैसा रखा हुआ भी ना मिला। कपड़े वही फटे पुराने जो 2 साल पहले दिया और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलट कर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी वो उनके पेट से ऊपर जा रही थी। मोहित का दिल फटकर रह गया। इतनी सर्दी में भी उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं थी। वो बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि ये दिया अपने लिए खरीद कर लाई है? बच्चों का और दिया का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब ने वही पुराने
कपड़े पहन रखे हैं, वो भी फटे हुए। जानकी आए बाएं साएं करने लगी, मगर मोहित सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया, दिया ने एक दो बार उसे दबे शब्दों में बताने की कोशिश की थी, मगर वो खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वो सर पकड़कर बैठ गया, और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी कमाया है उससे यही कारोबार शुरू करूंगा, और आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ है। मोहित के स्वर में गुस्सा साफ पता चल रहा था। जानकी चुप बैठी रह गई। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। मोहित एक झटके से उठा और दिया से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।